नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें हम समझेंगे, आज के लेक्चर में हम समझेंगे फ़ंड का मतलब क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से होगी। ये सबसे पहले हम समझते हैं फ़ंड क्या होता है। फ़ंड के बारे में कहा गया है द अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़। सिंपली बोला गया है कि आप अपने रेगुलर इनकम में से कुछ पैसा बचा के रख रहे हैं ताकि आप उसको खर्च कर सकें एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, या फिर आपने कोई किसी इनकम को डिवोट कर दिया है उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कि अगर ये इनकम आती है तो ये सारा का सारा पैसा उस स्पेशल पर्पज़ के लिए हम इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम छोटा सा। मेरे मित्र हैं श्री रामलाल जी। ठीक है, रामलाल जी, उनके 2 बच्चे हैं और वे उनकी एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है, और उन्हें पता है कि एजुकेशन आजकल कितनी महंगी हो गई है, क्योंकि ये सैलरीड पर्सन है, इसलिए इनके पास लिमिटेड पैसा आता है और ये चाहते हैं फ्यूचर में एजुकेशन को लेकर पैसे की कमी ना झेलनी पड़े। ठीक है, इसके लिए इस समस्या से निपटने के लिए वो अपने मित्र श्री श्यामलाल जी के पास जाते हैं। ठीक है, और उनसे उनका सजेशन मांगते हैं कि किस प्रकार इस समस्या से निपटा जा सके। तो श्यामलाल जी सजेस्ट करते हैं, रामलाल जी, क्योंकि आपकी इनकम एक रेगुलर बेसिस पे आती है 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उस 50,000 में से आप हर महीने कम से कम 10,000 रुपये अलग से रखते जाइए। ठीक, अलग से 10,000 रुपये इकट्ठे करके रखते जाइए और जब भी आपको एजुकेशन के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़े आप उस पैसे में से खर्च कर सकते हैं। ठीक, अलग से रखने का मतलब क्या है, ये किसी गुल्लक में रख सकते हैं, किसी अलमारी में रख सकते हैं। ठीक, यानी जब भी सैलरी आए उसमें से 10,000 निकालना है, किसी गुल्लक या अलमारी में रखें। गुल्लक या अलमारी में रखने से क्या वेल्थ में कोई इंक्रीजमेंट होगी इनकी? नहीं होगी। श्यामलाल जी ने फर्दर सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए कि किसी गुल्लक या अलमारी में ना पैसा रख के आप एक अलग से बैंक अकाउंट खुलाइए, सेविंग बैंक अकाउंट, आप उसमें पैसा डालिए। ठीक है, क्योंकि ये एक निश्चित समय के बाद आपको इंटरेस्ट के रूप में भी कुछ एक नई इनकम बन सकती है, इससे आपकी वेल्थ में इंक्रीजमेंट होगी। ठीक है, रामलाल जी ने बोला कि ठीक है भाई साहब, हम रख तो लें 10,000 रुपये और उससे चलिए इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट तो नहीं आएगा कि इतना बड़ा फ़ंड बन सके, कि क्योंकि आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि 10, 12, 15,000 रुपये तो कुछ होते ही नहीं एजुकेशन के लिए अगर आप अलग से रखते हैं तो श्यामलाल जी फर्दर कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अपने ऑफिस, अपनी रेगुलर जॉब करने के बाद फर्दर आप 2 घंटे की एक दूसरी जॉब कीजिए, जिससे आपको कुछ और इनकम अरेंज हो जाएगी। 20,000 रुपये पर मंथ आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं और उसको आप उस फंड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें 2 इनकम मतलब 2 सोर्स पता चल गए जहाँ से आप फंड बना सकते हैं। एक तो आप अपनी रेगुलर इनकम से पैसा निकाल के अलग कर सकते हैं, या फिर एक पूरी इनकम को ही आप उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड का मतलब ये इनकम, और एनपीओ के नज़रिए से समझेंगे तो वो डोनेशन आता है। ठीक है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर पैवेलियन फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो ये इनकम होगी। ठीक है, और ये कैपिटल नेचर की इनकम है और इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ अपनी रेगुलर इनकम में से कुछ पैसा आप अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक फ़ंड बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अकाउंटिंग में पिरो के देखते हैं जरा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। रामलाल जी का अकाउंट बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ठीक है,
जब भी रामलाल जी को सैलरी आएगी, एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, यानी कैश एंड बैंक में भी पैसा आएगा, 6 लाख रुपए बनेगा सालाना 50,000 पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ सैलरी में भी बाय सैलरी। ₹6 लाख, ठीक। अब उस 6 लाख में से उनको कुछ उनके जो पर्सनल खर्चे हैं वो निकालने पड़ेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, और इससे भी पैसा खर्च होता रहेगा, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो लेना देना है एजुकेशन फ़ंड के नाम पे जो पैसा आपने खर्च किया है या इकट्ठा कर रहे हैं। एजुकेशन फ़ंड के नाम पे जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, 10,000 रुपये निकालते हैं, इसको मैं एजुकेशन फ़ंड के नाम पे इकट्ठा करता हूँ इन दोनों को, और 1,20,000 रुपये निकाल के मैं फ़ंड को लायबिलिटी में ट्रीट करता हूँ, एजुकेशन फ़ंड में 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो इनकम आ रही है या एनपीओ के केस में जो डोनेशन आ रहा है उसको ऐड कर लेना है। इसको मैं कहूँगा एडिशनल इनकम लिख देता हूँ। 20,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए 2,40,000 बनेंगे, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 3,60,000, ठीक। मतलब साल के ही मिडिल में एजुकेशन से रिलेटेड एक खर्चा भी होता है, ठीक है। एडमिशन फ़ीस देनी पड़ सकती है, ठीक है, या कॉपी किताबों के खर्चे हो सकते हैं, तो वो सभी एक्सपेंसेस जो इस एजुकेशन फ़ंड से रिलेट करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस घटा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एजुकेशनल एक्सपेंसेस को लेस कर लेता हूँ। मानता हूँ उसका फिगर है 50,000 रुपये, अब बचता है फंड में 3,10,000। जैसे ही मैंने फ़ंड बनाया था उसके लिए मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जिसका नाम रखा मैंने एजुकेशन फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एजुकेशन फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें से मैंने 1,20,000 रुपये जो रेगुलर इनकम से मैं बचा रहा हूँ, साथ ही साथ 2,40,000 रुपये, ठीक है, दोनों यहाँ से निकाल के मैंने इस बैंक अकाउंट में डाल दी, 3,60,000, ठीक। खर्चा हुआ है तो भाई पैसा भी जाएगा, 50,000 रुपये यहाँ खर्च भी कर दो, ठीक। ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है, और हमारे दोनों साइड बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अब जब साल ख़त्म हो गया, साल के अंत में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आया, आप सपोज करते हैं 10,000 रुपये, क्योंकि स्पेसिफिक फ़ंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो भी स्पेसिफिक इनकम ही मानी जाती है, ठीक है। यानी उसको भी सेम पर्पज़ के लिए ही खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी आपकी ये रेगुलर रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं मान सकते, इसको कैपिटल नेचर की इनकम मानेंगे और इस फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी आपको आता है 10,000 रुपये, इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 10,000, 3,20,000 रुपये हो गया, ठीक। फंड का बैलेंस ये इधर डाल देते हैं। अब कोई फर्दर एक्सपेंस नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया, आपका फ़ंड की अकाउंटिंग समझ में आ रही होगी, यानी फ़ंड के रिलेशन में जो अकाउंटिंग करते हैं उसी को फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं एनपीओ को लेकर।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फंड की ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी ही नहीं है, ठीक है। कहाँ ट्रीटमेंट होगी? बैलेंस शीट में। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में, फंड में से कुछ पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा सकता है। वो सर्कमस्टांसेज हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा क्या हो सकते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और फंड का अमाउंट कम है, तो बैलेंस जो अमाउंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डाल देना, ठीक है। बस ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज है और इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेट देखते हैं। मैं स्पोर्ट्स फंड का एग्जांपल लेता हूँ। स्पोर्ट्स फंड में ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऐड करेंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, ऐड करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अगर रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। अगर इंटरेस्ट आता है और उसे री इन्वेस्ट करते हैं तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया है। अब ज़रा इसके फिगर को डिस्कस करते हैं कि रिसिप्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा कौन कौन से फिगर आपको डालने